हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। लास्ट सेशन के अंदर हमने काफ़ी कुछ देख लिया। ओवरहेड के अंदर हमने अलोकेशन देखा, फिर अपॉर्चुनमेंट देखा, फिर रीअपॉर्चुनमेंट देखा। रीअपॉर्चुनमेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उस वजह से हमने क्या किया, पूरे एक सेशन जो है वो रीअपॉर्चुनमेंट पे लगाया। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर रेशियो यूज करेंगे। उसके बाद में स्टेबलाइजर या नॉन रेसिप्रोकल के अंदर रेशियो यूज करेंगे। पहले सबसे पहला डिपार्टमेंट है, उसमें परसेंटेज यूज कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन वहाँ भी रेशियो ही यूज करें, ज़्यादा सही रहेगा। पहले में परसेंटेज क्यों, पहला जो सर्विस डिपार्टमेंट उसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, परसेंटेज क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बाकी सारे सर्विस डिपार्टमेंट में देगा। लेकिन आप यही कॉन्सेप्ट रखें कि स्टेबलाइजर मेथड या नॉन रेसिप्रोकल के अंदर हमें रेशियो यूज करना शुरू से। पहले मैं सारे सर्विस डिपार्टमेंट के हिसाब से बांटूँ तो अल्टीमेटली परसेंटेज ही होगा, और फिर आगे रेशियो यूज करना। फिर हमने रेसिप्रोकल, उसके 3 मेथड देखे: साइमल्टेनियस इक्वेशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रायल एंड एरर। साइमल्टेनियस इक्वेशन में इक्वेशन बना लेते हैं, उसके बाद में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो उसके अंदर सारे गेम खेलते हैं, और ट्रायल एंड एरर के अंदर सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट जो वो गेम खेलते हैं। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में शुरुआत वाले में क्या करते हैं, इंटर सर्विस पे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है सर। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, आज जो है वो, आज हम पहले तो ये देखेंगे हम कहाँ पहुँच चुके हैं। हम पहुँच ये चुके हैं कि भाई हमने शुरुआत की तब ABCXY ऐसा था। कुछ खर्चे जो थे वो स्पेसिफिक थे, वो हमने उनको दिए। फिर उसके बाद में कुछ कॉमन खर्चे थे जो सूटेबल बेसिस में हमने बांटे, वो अपॉर्चुनमेंट कहलाए। फिर हमने सर्विस डिपार्टमेंट वाले यहाँ से हटा के इन खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिए। अब सारे खर्चे जो है वो कहाँ आ चुके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आ चुके। ठीक है सर, सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ चुके। अब यहाँ पर ए जितना प्रोडक्शन करेगा, बी जितना प्रोडक्शन करेगा, सी प्रोडक्शन करेगा, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर क्या करेगा, कॉस्ट अपने चार्ज करेगा। सर तो आज के सेशन में क्या देखेंगे, आज के सेशन में यही देखेंगे कि वो प्रोडक्ट पे कैसे चार्ज करता है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? समझ पा रहे हैं बात? तो ये जो है ये आज का हमारा डिस्कशन रहेगा। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग डिपार्टमेंटल ओवरहेड टू वेरियस प्रोडक्ट और जॉब। अब समझिएगा, अब इस डिपार्टमेंट के अंदर सपोज 1,00,000 रुपीज़ इनकर हुए, इसके अंदर 1,20,000 हुए, और इसके अंदर टोटल खर्चा आया 80,000 रीअपॉर्चुनमेंट के बाद। इसने 10,000 यूनिट बनाई, इसने 5,000 यूनिट बनाई, इसने 7,000 यूनिट बनाई। ये यूनिट्स हो गई। इसमें मशीन और 10,000 थे, इसमें 20,000 थे, इसमें 30,000 मशीन आवर्स लगे। लेबर आवर्स इसमें 30,000, 20,000, 10,000 ऐसा कुछ दे रखा है। अब ये जो 1,00,000 रुपये ये 10,000 यूनिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? सर बहुत आसान है, सीधा 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10,000 कर दो। ऐसा नहीं किया जाता है, अलग अलग मेथड है। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग मेथड है। जो मेथड है वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम ये कर लेंगे। क्लियर है? उससे पहले एक डीप थॉट, गहरी बात। अरे ऐसा क्यों हो गया भाई? ये जो है बेहद खास और बेहद ज़रूरी बात है। वेरी वेरी IMPORTANT इम्पोर्टेंट। ये ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। सर ऐसी क्या बात है? साडा कुत्ता कुत्ता त्वाडा कुत्ता टॉमी, सुन रखा है? हाँ जी सुन रखा है, बस वही बात है। मतलब देखिए क्या लिखा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एम्प्लॉय एक्सपेंस नहीं होके ओवरहेड होंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिएगा भाई, समझिएगा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए है, बी है, सी है, एक्स है और वाई है। इसमें डायरेक्ट मटेरियल हुआ, इसमें डायरेक्ट वेजेज हुआ,
इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। तीनों में तीनों जो है वो कॉस्ट लगी हर डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है सर, लगी, माना लगी, आपने कहा तो लगी। फिर बात करें ए, बी और सी, इनका जो डायरेक्ट मटेरियल है, इनके अंदर तो इनकी यूनिटें पड़ी है। हाँ जी सर, क्योंकि ये तो यूनिटें प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो है इनके डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, यूनिट के अंदर चार्ज कर देंगे, ये अपने आप से ले लेंगे। हाँ जी सर, सही बात। एक्स वाई जेड जो है इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लगे हैं, क्या उनके लिए कोई यूनिट्स है क्या? नहीं, कोई भी यूनिट्स नहीं है। समझ पा रहे हो बात? तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इनके लिए कोई यूनिट नहीं है, तो इनको क्या करना होगा, यहाँ से लाना होगा यहाँ पर, यहाँ से लाना होगा यहाँ पर। तो जब देखिए, डायरेक्ट का मतलब ही क्या होता है, जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड हो। अब ये भले डिपार्टमेंट के हिसाब से चाहे डायरेक्ट हो जाए, ये डायरेक्ट जो है वो किसके हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से, लेकिन वो यूनिट के हिसाब से डायरेक्ट है क्या? नहीं, यूनिट तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो ये डायरेक्ट होके भी डायरेक्ट ना रहे, ये डायरेक्ट होके भी इनडायरेक्ट हो गए। तो इनको क्या करना होगा, यहाँ से ला के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको ओवरहेड ही कहा जाएगा। समझिएगा, एक बार बात वापस समझ लीजिएगा। अभी जो हम रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किन की रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार ये बता देता हूं मैं आपको। ये जहाँ यहाँ पर जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हुआ, प्रोडक्शन ओवरहेड देख लेते अपन, ये प्रोडक्शन ओवरहेड। देखिए, अगर सपोज इसके अंदर इतनी यूनिट्स बनी है, इसके अंदर बी में इतनी बनी है और सी में इतनी बनी है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल को कैसे चार्ज करेंगे, सीधा चार्ज करेंगे। सर कैसा चार्ज करेंगे? हमने डायरेक्ट मटेरियल को कैसे चार्ज करते हैं वो हमने समझा था, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इशू करते हैं, और उसी के हिसाब से उनकी प्राइसिंग करते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? डायरेक्ट वेजेज उनको कैसे करते हैं सर, उसके लिए भी हमने एब्जॉर्प्शन समझा था, लेबर और रेट कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से हम एब्जॉर्व कर लेते हैं, वो हम सीधा सीधा कर लेते हैं। वैसा वैसा अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो उसको भी हम क्या कर देंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे, क्योंकि वो सीधा यूनिट से रिलेटेड है, तो हम वहाँ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चा ये प्रोडक्शन ओवरहेड, ये क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब क्या? इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट ओवरहेड। समझिएगा बात, प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब ही क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट ओवरहेड। अब ये जो है, ये क्या किसी डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है क्या? नहीं। इसका वाला भी नहीं, इसका वाला भी नहीं। तो यहाँ पर हम इन ओवरहेड को रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात? हम इसको रिकवर करने की कोशिश कर पा रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो तो रिकवर हो चुके हैं, तो अब उनको क्या रिकवर करने की जरूरत है क्या? नहीं। अब इनको रिकवर करने की जरूरत है क्या? नहीं। ये तो सीधे रिकवर हो जाएंगे यूनिट के अंदर, सीधा आके जुड़ जाएंगे यहाँ से। ठीक है सर, मतलब वो हमने जो अभी तक पढ़ा वो हमारा काम है। पढ़ा हुआ कभी भी आपका नुकसान में नहीं होगा। अगर आप आज पढ़ते हैं, चाहे एक दिन के अंदर अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके वापस काम आएगा ही आएगा, वो इन्फॉर्मेशन आपके जाया नहीं जाएगी। क्लियर है? तो हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज ये जो पढ़े वो यहाँ काम आ गए। तो वहाँ से ये तो यूनिट के अंदर चले गए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब हमें भेजना है प्रोडक्शन ओवरहेड को। हाँ जी सर, प्रोडक्शन ओवरहेड को भेजना है। इसको भेजेंगे, इसको भेजेंगे और इसको भेजेंगे। इनको क्या करेंगे, हम चार्ज करेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आइए सर्विस डिपार्टमेंट पे। ये आ गए सर, आपने कहा तो सर्विस डिपार्टमेंट पे, ये आ गए सर्विस डिपार्टमेंट। ये सर्विस डिपार्टमेंट का ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्ट वेजेज और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट है तो किसके हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से डायरेक्ट है, क्या यूनिट के हिसाब से? नहीं सर, यूनिट इसमें एक्स और वाई जो इसकी यूनिट है, जो वो एक्चुअल में सेल नहीं हो रही, यूनिटों के हिसाब से भी वो क्या हो सकते हैं, डायरेक्ट हो सकते हैं। जैसे एक्स जो वो रोटी बना रहा है, तो पर्टिकुलरली रोटी बनाने के लिए जो मटेरियल लगा वो उसके लिए है तो डायरेक्ट, लेकिन क्योंकि वो रोटी बेच नहीं रहा है, तो वो डायरेक्ट होके भी उसका प्रोडक्ट जो बाहर नहीं जा रहा है, इस वजह से क्या बन जाता है, अल्टीमेटली है तो डायरेक्ट। भाई मेरा काम जैसे एक्स का, मैं एक्स कैंटीन का मैं मैनेजर हूँ, तो मेरे लिए रोटी जो है वो
मेरा प्रोडक्ट है, उसके लिए मैं आटा लगा रहा हूँ, तो वो मेरा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। क्लियर है। लेकिन क्या ये मैं रोटी सेल कर रहा हूँ क्या? नहीं, ये मैं रोटियां खिला रहा हूँ ए बी सी और वाई को। तो क्योंकि ये सेल नहीं हो रहा है, इस वजह से ये डायरेक्ट होके भी कहीं आगे हम किसी कस्टमर से चार्ज नहीं कर पा रहे। अब जो चार्ज नहीं हो पाएंगे उनको क्या करना होगा, हमें चार्ज करना होगा। समझ पा रहे बात? तो ये जो है इनको भी हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, और इसके फैक्ट्री ओवरहेड और ये तो चार्ज करनी है। तो ये जो सारे हैं, ये इनके सर्विस डिपार्टमेंट के सारे खर्चे, वो सारे के सारे आके कहाँ थमकेंगे, इनके घर में ज़बरदस्ती मेहमान बनेंगे। समझ पा रहे बात? तो ये जो है, ये सारे के सारे सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ओवरहेड ही होते हैं। समझ पा रहे हैं बात? तो वो यहाँ पर आ गए। तो इसके प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हो गए, इसके प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हो गए, ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के, और ये जितना भी होगा इन दोनों का मिला के, वो अब क्या करना होगा, यूनिट के हिसाब से हमें चार्ज करना होगा। सर ये यूनिट के हिसाब से कैसे चार्ज करें, वो हम समझेंगे। शुरुआत के अंदर थोड़ा सा आपको ये वाला लगेगा कॉन्सेप्ट यार हाथ से निकल रहा है, लेकिन जब हम एक बार कर लेंगे सप्लीमेंट्री रेट तक का, फिर उसके बाद में हम एक बार उसको वापस पूरे को देखेंगे, हेलीकॉप्टर व्यू जब लेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात? हाँ जी सर, आप इतना बता रहे हैं तो ऐसा कुछ होता होगा। अभी तो हम आपकी बात से पूरा 100% तो कन्विंस हुए नहीं भाई, मैं कन्विंस करके छोड़ूंगा, आप चिंता ना करें। क्लियर है। समझ पा रहे हैं बात यहाँ तक की? सर कुछ कुछ समझ आ गया। अब आप एक बार आगे देखते हैं, फिर वापस इसको देखेंगे तो हमें लगता है कि हम 100% समझे। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चों। ओहो, ये भी नहीं भाग रहा है क्या? क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाइए, इस इलस्ट्रेशन पे आ जाइए। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन जब करते हैं ना सर, तब हमें समझ आता है। तो बस यही आपकी इच्छा पे हाजिर है। डायरेक्ट मटेरियल ऑफ डिपार्टमेंट ए 2 लाख, डायरेक्ट वेजेज ऑफ डिपार्टमेंट ए 1 लाख, ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट ए 1,80,000, लेबर आवर्स ऑफ डिपार्टमेंट 1800 घंटे, मशीन आवर ऑफ डिपार्टमेंट 2000 आवर्स, प्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ए 40,000 यूनिट्स। अब समझिएगा, ये इन्होंने डाटा दिया। अब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड, अब ये समझने से पहले एक चीज समझिएगा सर, क्या जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो चार्ज कैसी होती है, एक्चुअल बेसिस पर, और ये होती है नॉर्मल बेसिस पर। सर मतलब देखिएगा, जैसे मेरे को एक पेन बनाने में 3 रुपए का मटेरियल लगता है, तो जैसे ही मैं पेन बनाऊंगा वैसे ही 3 रुपए का मटेरियल लाऊंगा और वैसे ही कॉस्ट चार्ज होगी। तो जब ये कॉस्ट चार्ज होगी मटेरियल की, प्लास्टिक की, तब मुझे पता होगा कि एक पेन को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगा। हाँ सर, आपने पहले मटेरियल खरीदा फिर प्रोडक्शन किया, ठीक है सर। तो इसको तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को तो एक्चुअल बेसिस पे ही चार्ज करेंगे, ठीक है सर। अब बात करें फिक्स ओवरहेड की, तो फिक्स ओवरहेड का पूरा पता हमें कब चलेगा, ईयर एंड पे। जैसे हमारे साल भर का खर्चा होता है 1 लाख, पूरे साल भर का खर्चा होता है 1 लाख। अब अगर पूरे साल भर में यूनिटें मान लो बनती है 10,000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी होती है, फिक्स कॉस्ट 10। अगर सपोज इस साल प्रोडक्शन हमने ज़्यादा कर दिया, 11,000 कर दिया, तो पर यूनिट हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 9.09। और सपोज इस साल हमने प्रोडक्शन 9,000 ही कर पाए, तो वो डिपेंड करता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कुछ काम ना भी हो, डिवाइडेड बाय 9,000, तो पर यूनिट हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, 11.11। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है अभी साल के शुरुआत के अंदर की पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी। हाँ सर यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा तो क्या करें फिर इसका। अब एक काम करते हैं सर, अपन पूरे साल भर सेल ही नहीं करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे फिक्स कॉस्ट और फिर उसके बाद में करेंगे।
अगर ऐसा किया तो यूनिट ऑब्सोलेट हो जाएगी आपकी, साल भर अगर आप इंतजार करके रखोगे तो ऑब्सोलेट हो जाएगी। फिर सर क्या करें, तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि हम कितनी यूनिटें बनाएंगे नॉर्मली। हमने कहा नॉर्मली औसतन हम कितना बनाते हैं 10,000, औसतन हम कितना बनाते हैं 10,000। तो हम क्या करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, 10 रुपये रखेंगे और 10 रुपये के हिसाब से हम क्या करते जाएंगे, चार्ज करते जाएंगे। जैसे 10 रुपये ये होगा, वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी लगी, वेरिएबल कॉस्ट का तो अपने को पहले ही पता चलेगा एक्चुअल, तो ये 13 रुपये पर यूनिट हम कॉस्ट मानेंगे। अब सर ये 10 रुपये की जगह साल के लास्ट में पता चला 11 रुपये में, तो वो हम आगे देखेंगे, अगर साल में ज़्यादा हो जाता है एंड में कम हो जाता है तो उसका क्या करेंगे। इससे नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट वही है। क्या आपने ये बात मान ली? हाँ जी सर ये बात मान ली, समझ आ रही बात? तो बात करें हम डायरेक्ट मटेरियल की, बात करें हम डायरेक्ट मटेरियल की और डायरेक्ट वेजेज की, तो ये दो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो सीधा इनका यूनिट के अंदर चार्ज कर लेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल को कैसे चार्ज करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल को चार्ज करेंगे कि भाई 2 लाख रुपए लगते हैं और कितनी यूनिट बनाते हो 40,000, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना लगता है 40,000। सर इसीलिए आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट ही देखते। गुड गुड, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट वेजेस 1 लाख, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो भी इस तरीके से भी इसीलिए बताया जा सकता है क्योंकि वो हमें एक्चुअल में पता होता है, बाकी वो चीज़ अलग है। यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये कितना हो गया 2.5 रुपये डायरेक्ट वेजेस। अब बात बची इस ओवरहेड की, इस ओवरहेड को कितना चार्ज करें। अब ओवरहेड को देखिएगा, अब कई जो है जैसे अभी वाले में हमने क्या कहा था कि 1 लाख है डिवाइडेड बाय 10,000, इस तरीके से कर देते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग लोग हैं। देखिए हर कोई जो है वो यही चाहता है कि ओवर जो आपकी कॉस्ट जो है वो आपको जितना एक्चुअल है उतना ही पता चले, मतलब उससे ज़्यादा या कम ना हो। अगर कॉस्ट आपने ज़्यादा लिख दी तो भी गलत है, कॉस्ट आपने कम लिख दी तो भी गलत है। ज़्यादा लिख दी तो आपका प्रोडक्ट अननेसेसरी महंगा हो जाएगा। अगर आपके खर्चे लगे और आपने कम लिख दिए तो उस केस के अंदर आप अपने कस्टमर से अमाउंट ले नहीं पाओगे, तो दोनों मामले में समस्या है। अब क्योंकि कंपनी में प्रोडक्ट 2 या 3 बन रहे हैं तो वहाँ सिचुएशन और प्रॉब्लम कर देती है कि ऐसा ना हो कि कुछ खर्चा जो है वो यहाँ का इस प्रोडक्ट में चार्ज होना चाहिए था और वो इस प्रोडक्ट के अंदर चार्ज हो गया। समझ पा रहे बात? या फिर कुछ कॉमन खर्चे में जैसे डिपार्टमेंट ए में ज़्यादा हो गया, डिपार्टमेंट बी में कम हो गया, जबकि डिपार्टमेंट बी में ज़्यादा होना चाहिए, डिपार्टमेंट ए में कम होना चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट 100% अभी तक कोई सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन कुछ अलग अलग इम्प्रूवमेंट आते रहते हैं जो बताते हैं कि आप ओवरहेड को ऐसे चार्ज करो, इस तरीके से बाइफरगेट करो ताकि आपको ज़्यादा फायदा होगा। जिसमें जैसे ये जो चल रहा है अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये है ट्रेडिशनल अप्रोच, जैसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। इसके अंदर अलग अलग तरीके से हमने बात की अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट वगैरह के बारे में, और अब जो है वो एब्जॉर्व करने की कि यूनिट के अंदर किस तरीके से एब्जॉर्व करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। यही तरीका एबीसी है, एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, जो अपना तरीका बताएगा जो इससे अलग होगा। ठीक है सर, क्या वो भी हम पढ़ेंगे क्या? हाँ जी वो भी हम पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद में हम वही पढ़ेंगे। तो पहला तरीका है हमारे पास परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। सर ये क्या हुआ कि आप क्या कीजिए, डायरेक्ट मटेरियल का परसेंटेज पता कीजिए कि हमने कहा डायरेक्ट मटेरियल कितना 2 लाख, ओवरहेड कितना 1,80,000। तो ये डायरेक्ट मटेरियल का कितना परसेंटेज है, तो अगर डायरेक्ट मटेरियल 100 होता है तो उसके इसके अंदर ये कितना हो जाएगा, हम क्या कहेंगे 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 कितना हो गया 90%। हमारे पास पहला तरीका ओवरहेड को चार्ज करने का कि हम क्या करते हैं परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फिक्स करते हैं। हम क्या कहते हैं 90% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अब हमने ये फिक्स कर दिया। अब मान लीजिए कोई एक जॉब आया, जॉब इनको हटा दें क्या यहाँ से, या इनको रहने देते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक जॉब आया है, जॉब
जेड, जिसमें मटेरियल जो है वो लगा है 40,000 का डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट वेजेज लगा उसके अंदर 30,000 का, तो उसमें ओवरहेड कितने चार्ज करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कि ओवरहेड कितना चार्ज किया जाए। तो देखिए हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल तुम्हारा कितना उस जॉब जेड को कि तुम्हारा 40,000, उसने कहा ठीक है। डायरेक्ट वेजेज कितना 30,000, और ओवरहेड कितना लिखेंगे, किस तरीके से चार्ज कर रहे हैं 90% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल आपका कितना है, इसमें कितना लगा 40,000, तो 40,000 का 90% हम ओवरहेड चार्ज कर रहे हैं, कितना हो गया 40,000 का 90% 0.9, 36,000। पहला तरीका ये है, अगर आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है सर, समझ आया हमें। एक तरीका ये इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको पहला तरीका समझ आ गया तो दूसरे के अंदर तीसरे के अंदर फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। सर क्यों? दूसरा कह रहा है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज, तो यहाँ लिखो डायरेक्ट वेजेज। हमने कहा लिखा कितना है, हमने कहा कि डायरेक्ट वेजेज जो वो हमारा 1 लाख है। उन्होंने कहा ओवरहेड लिखो, हमने कहा ओवरहेड लिख दिए, ये हो गया 1,80,000 का। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट करो, हमने कहा अच्छा ये 100, तो ये कितना, तो ये देखो 1,80,000 होता है, तो ये 1 लाख होता है, 1,80,000, तो 100 पे कितना हो जाएगा 180%, 180% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। अब दोनों मेथड नहीं लगेंगे, कोई भी एक मेथड लगेगा। ये जो 6 है ना, 6 में से कोई भी एक मेथड जो हम लगाएंगे। सर हमने ये अगर डिसाइड कर दिया तो जॉब में कैसे चार्ज करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड। 40,000, 30,000 और 30,000 का 180%, 30,000 का 1.8, 54,000, 54,000। और सर ये तो अलग अलग आ गए, वहाँ 36,000 चार्ज हुए और यहाँ 54,000 चार्ज हुए। हाँ भाई ऐसा होगा, अलग मेथड अलग अमाउंट जो वो चार्ज होगा। क्लियर है, समझ आ रही बात? सर तो कंपनी कौन सा करे, कंपनी अपने ऊपर डिसाइड करे। कंपनी में मटेरियल ज़्यादा यूज होता है, लेबर कम यूज होता है, तो परसेंटेज ऑफ मटेरियल रख सकता है। कंपनी में लेबर ज़्यादा यूज होता है तो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर यूज कर सकता है। कंपनी में मशीन और जो है वो ज़्यादा रहते हैं तो मशीन और के हिसाब से रखें। कंपनी में लेबर और ज़्यादा होते हैं तो लेबर और के हिसाब से रखें। सर अब यूँ बता दीजिए कि मतलब ऐसा आपके ऊपर फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप एक सेलेक्ट कीजिए, लेकिन आप किसको सेलेक्ट करने को कहेंगे, तो मैं कहूँगा भाई मैं तो क्या होता हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग जो वो इनमें से उसको ज़्यादा जो प्यार है ना वो किससे है, मशीन और रेट से और लेबर और रेट से। भाई होता है ना, माता पिता के लिए बच्चे तो सारे बराबर इम्पोर्टेंट है और सबको बराबर प्रेम करना चाहिए, ये एक आइडेंटिकल सिचुएशन ऐसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी होता है कि छोटा बच्चा जो होता है, जो सबसे छोटा होता है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर मिलती है, उसको एक्स्ट्रा प्रेम मिलता है, और बड़े को बेचारे को घंटा समझा जाता है, आए इधर से भी आए उधर से भी, जो आए वही बजा के जाए। क्लियर है, ऐसा होता है ज़्यादातर फैमिलीज के अंदर ऐसा होता है। सर आप कौन से वाले में, छोटे वाले में या बड़े वाले में, जानते हैं ब्रेक के बाद? या आप मेरा दर्द समझ के, दर्द अगर आपने समझ लिया तब तो आप जान ही चुके होंगे कि बड़े वाले में हूँ या छोटे वाले में। लेकिन हमारे केस में थोड़ा उल्टा है, मैं हूँ बड़े वाले में लेकिन अपने उल्टा है, छोटे से बड़े को ज़्यादा प्रेम अपने यहाँ, तो किस्मत अच्छे हैं। सेकंड परसेंटेज ऑफ, सॉरी थर्ड जो परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज। ओके सर, कितना कितना था, 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख कितने हो गए, 3 लाख। हाँ जी सर, प्राइम कॉस्ट में तो सर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी आते हैं। हाँ आते हैं ना डायरेक्ट एक्सपेंसेज, है क्या, दे रखे हैं क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखे हैं, तो यही बनेगी प्राइम कॉस्ट। ठीक है सर, ओवरहेड कितने हुए 1,80,000। सर फिर वही 1,80,000
डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 60%, 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 60% ऑफ प्राइम कॉस्ट। सर मतलब यहाँ पर कैसे चार्ज करेंगे? देखो, डायरेक्ट मटेरियल 40,000, डायरेक्ट वेजेस 30,000। समझना बेहद ज़रूरी है, समझने से आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप रटने से बिल्कुल दूर रहें। रटना किस तरीके से होता है वो अलग हो जाता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर। आपको बार बार समझा हुआ रिवाइज करना होता है ताकि याद रहे आपको। बाकी एक बार समझ के अगर आपने ऐसा मान लिया कि बस अब तो समझ ही लिया, अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है भाई। समझा हुआ भी भूलते हैं और रटा हुआ भी भूलते हैं। तो समझे हुए को भी बार बार रिवाइज करना होगा और रटे हुए को भी बार बार रिवाइज करना होगा। सर तो लोग रटे हुए को इतना नफरत क्यों करते हैं और समझने को इतना पसंद क्यों करते हैं? रीज़न ये, समझने से काम आसान हो जाता है। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो जहां आपको 5 रिवीजन करने होते हैं वहां 2 रिवीजन में आपका तैयारी उतनी बराबर हो जाती है। तो आपको रिवीजन करना है, रिवीजन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बस ये है कि अगर आप सही से समझ रहे हैं तो उस केस के अंदर आपके नंबर ऑफ जो टाइम रिवीजन है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गए 70,000। हाँ जी सर, ओवरहेड कितने लिख दे भाई? ये 70,000 प्राइम कॉस्ट, इसका 60%, संग 36, 7 संग 42, 42,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है? यहाँ 54,000 हुए, यहाँ 42,000 हुए, यहाँ 36,000 हुए। सर अलग मेथड, अलग अलग अमाउंट चार्ज हो रहा है। हाँ, अलग अलग मेथड, अलग अलग अमाउंट चार्ज होगा। क्लियर है? कुछ मिसकंसेप्शन हर स्टूडेंट के रहते हैं कि सर आंसर फ्रैक्शन के अंदर आता है तो गलत होता है। ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका वाकई आंसर फ्रैक्शन के अंदर ही आता है, लेकिन स्टूडेंट जब फ्रैक्शन के अंदर आंसर दिखता है तो वो क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि यार मैंने कहीं गलती की, क्योंकि नॉर्मली आंसर जो वो सही डिजिट के अंदर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार 100% ही वैसा होगा। क्लियर? तो यहाँ तक हमने 3 देखे, तीनों ने अपनी अपनी कहानी बताई और तीनों ने अपने अपने हिसाब से रेट बताए। अभी जो इनको पसंद है, किनको? कॉस्टिंग को। और ज़्यादातर जो यूज होते हैं वो है लेबर और रेट और मशीन और रेट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर। सर क्या है लेबर और रेट और क्या है मशीन और रेट? देखिए समझिएगा। बात करें हम लेबर और रेट की, तो ये क्या कहता है कि आपके ओवरहेड कितने? हमने कहा भाई ओवरहेड हमारे हो गए कितने थे भाई? ओवरहेड 1,80,000। ओवरहेड कितने? 1,80,000। उसने कहा आपके लेबर और रेट, लेबर और कितने? हमने कहा कि लेबर और हो गए हमारे 1,800। लेबर और कितने हो गए? 1,800। तो ये 1,800, तो ये कह रहा है कि पर लेबर और ओवरहेड कैलकुलेट करो। हमने कहा कर लेंगे जी। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 1,800, 10 रुपीज़। जी यार 1,80,000 डिवाइडेड बाई 1,800, 100 रुपीज़ पर लेबर और 100 रुपये 1 घंटे के। ठीक जी ठीक। फिर वो आओ सर जॉब जेड पे, उस पर कैसे चार्ज करोगे? डायरेक्ट मटेरियल 40,000, डायरेक्ट वेजेस 30,000 और ओवरहेड। तो ये कहेगा कि अगर आप लेबर और के हिसाब से चार्ज करते हो तो आपको बताना होगा हमें कि लेबर और आपके लगे कितने। हमने कहा कि सर जी हमारे लगे 300 लेबर और इस जॉब जेड पे। तो उन्होंने कहा फिर क्या चिंता करते हो भाई, 300 घंटे, 1 घंटे के 100 रुपये चार्ज करते हो, इसको चिपकाओ
300 और ये 2 जीरो 30,000 रुपये। समझ आ रही बात सर? तो मशीन और सेम वैसा वैसा, बस यहाँ मशीन और मत लेबर और की जगह क्या लीजिए, मशीन और लीजिए। हमने कहा कैसे, उसने कहा ओवरहेड कितना 1,80,000, मशीन और कितने टोटल 2,000, तो ये मशीन और ले लो 2,000। फिर पर और रेट कैलकुलेट कर लो, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2,000, 90 रुपीज पर मशीन और। क्लियर? ठीक है सर, समझ आ गया हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड 40,000, 30,000, ये हो गया आपके 70,000 और ओवरहेड। सर इसके मशीन और कितने, वो क्वेश्चन ने दे दिया सपोज 250 मशीन और, तो क्या कर देंगे 250 इंटू 90 के हिसाब से चार्ज कर देंगे, 250 इंटू 90 रुपये 1 घंटे के ओवरहेड, तो 22,500। सर इतना क्यों करते हैं अपन, ये सीधा क्यों नहीं करते? क्योंकि सीधे ओवरहेड जो है, इनडायरेक्ट ओवरहेड जो वो किसी से लिंक नहीं होते हैं। समझ पा रहे बात? क्लियर है? अब बात करते हैं रेट पर और ऑफ आउटपुट। सबसे सही तरीका, सबसे आसान तरीका, सबसे सही नहीं सॉरी, सबसे आसान तरीका, सबसे सही तो नहीं कह सकते इसको, मैं माफी चाहूंगा। देखो ये क्या कहता है, जितनी यूनिट है प्रोड्यूस की उसके हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से रेट कैलकुलेट कर लो। हमने कहा वाह यार, वाह यार क्या बात कर दी तूने, वाह यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1,80,000 डिवाइडेड बाई कितना 40,000 यूनिट, पर यूनिट कितना हो गया 1,80,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 4.5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, ये जो जॉब जेट था तो वैसा वैसा डायरेक्ट मटेरियल उसमें 40,000, डायरेक्ट वेजेज उसमें 30,000, और ये जो जॉब जेट था उसके अंदर मान लो 5,000 यूनिट हमने ट्रांसफ़र की थी। ये जो जॉब जेट था उसके अंदर 5,000 यूनिट ट्रांसफ़र हुई, मान लीजिए। ठीक है, बाकी ऐसा होता नहीं, वो जॉब एक के लिए ही होती है, पर फिर भी मान लेते हैं 5,000, तो 5,000 इंटू 4.5 के हिसाब से 22,500 ही आ रहा है इसका, तो ऐसा स्टार्ट करते हैं। सर जी समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से कर लेंगे। अब मैं एक छोटी सी आपसे बात पूछना चाहूँगा, क्या आप जवाब देने के मूड में हैं? सर आप पूछें और हम जवाब ना दें, ऐसा कोई हो सकता है क्या? तो मुझे जगह चाहिए। चलो एक पेज ही ले लेते हैं, यहाँ कौन से पैसे लग रहे हैं, है ना? हाँ जी सर, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताइएगा कि ओवरहेड है डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी। ठीक है सर, इसके खर्चे 1,00,000, इसके 1,20,000 और 1,30,000 और 1,40,000। मशीन और जो है वो यहाँ पर है 1,50,000, 60,000, 5,000 और 6,000। लेबर और जो है वो 5,000, 6,000, 50,000 और 60,000। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, क्या पूछा है सर जी? उसने पूछा है कि भाइयों भाइयों एक बात बताइए। हमने कहा पूछिए सर। उसने कहा कि आप ये बताओ कि ए में, बी में, सी में और डी में कौन कौन सी रेट है जो यूज होनी चाहिए, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, और वो अभी है नहीं। हमने कहा किस में से? उसने कहा मशीन और रेट यूज करें या लेबर और रेट यूज करें। तो देखिए, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ए में, तो डिपार्टमेंट ए में मशीन में ज़्यादा काम हो रहा है या लेबर ज़्यादा काम कर रहे हैं? सर मशीन ज़्यादा काम कर रही है। डिपार्टमेंट बी में मशीन ज़्यादा काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट सी में लेबर ज़्यादा काम कर रहा है। डिपार्टमेंट डी में लेबर ज़्यादा काम कर रहा है। तो जहाँ ज़्यादा जिससे काम हो रहा है उसी को बेसिस बनाना ज़्यादा सही रहता है। समझ पा रहे हो बात भाइयों? देखिए, अगर जैसे एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर मैक्सिमम काम मशीन से हो रहा है, थोड़ा बहुत काम लेबर से हो रहा है, तो वहाँ लेबर और यूज करोगे तो आपके आंसर गलत ही आएगा। समझ पा रहे हो बात? क्योंकि
फिर आप लेबर और के हिसाब से रेट के हिसाब से चार्ज करोगे, जबकि लेबर और रेट तो वहाँ पर बहुत कम लगती है और उसके हिसाब से तो चार्ज करोगे तो गलत होगा। वहाँ ज़्यादातर काम ही जब मशीन से हो रहा है, तो जहाँ ज़्यादा काम जैसा जिससे होता है, जैसे भाई कुछ काम ऐसे होते हैं हैंडीक्राफ्ट के काम, वहाँ लेबर और ज़्यादा होंगे। कुछ होते हैं जहाँ ऑटोमेटिक काम होते हैं, वहाँ मशीन से ज़्यादा काम होते हैं। जहाँ मशीन से ज़्यादा काम होते हैं वहाँ मशीन और रेट यूज किया जाए, जहाँ लेबर से ज़्यादा काम होता है वहाँ लेबर और रेट यूज किया जाए। सही बात है सर। तो ए के अंदर हमें मशीन और रेट यूज करना चाहिए, बी के अंदर हमें मशीन और रेट यूज करना चाहिए, सी के अंदर हमें लेबर और रेट यूज करना चाहिए, डी के अंदर हमें लेबर और रेट यूज करना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक की? क्या आप यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तक की बात समझ आई? तो अभी हमने यहाँ तक क्या पढ़ा सर, एक बार वापस दिखा दो मेरे को, हमको मतलब पूरा डायग्राम के हिसाब से तुम हमें समझ आ जाए। देखिए, आंखें बंद कीजिए, शुरुआत से अपन रिवाइज करते हैं। क्या सर? सबसे पहले हमने कहा कि स्पेसिफिक खर्चे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में दिए, जिसे हम कहते हैं एलोकेशन। ठीक है सर। उसके बाद में सेकंड हमने कहा जो कॉमन खर्चे हैं वो सारे डिपार्टमेंट में बांटे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटे थे, सर्विस डिपार्टमेंट में बांटे थे, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने कहा था अपॉर्चुनमेंट। हाँ सर। फिर उसके बाद में सर सर्विस डिपार्टमेंट वाले बेचारे लेके गए थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने मना कर दिया था लेने से। फिर हमने उस वजह से उनको सॉल्व करने के लिए वो फिर पंचायती के लिए हमारे पास आए थे, क्योंकि हम गांव के पंच है, उस वजह से हमने क्या किया, रीअपॉर्चमेंट के तरीके निकाले। ठीक है सर। उसमें हमने पहले तो 3 बातें गई थी, या तो डायरेक्ट से कर दो कि इंटर सर्विस इग्नोर कर दो, या फिर आप स्टेबलाइजर मेथड या नॉन रेसिप्रोकल से कर लो। लेकिन इन दोनों में ध्यान रखना, परसेंटेज यूज मत करना, रेशियो यूज करना, ऐसा भी हमने कहा था, उनको भेजा था क्या। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो था वो कौन सा था, रेसिप्रोकल वाला था। रेसिप्रोकल में 3 थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन था, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन था और ट्रायल एंड एरर था। साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमने एक इक्वेशन बनाई थी और उस इक्वेशन के हिसाब से हमने किया था। ठीक है सर। उसके बाद में रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, सबको बुलाया, सबको गेम खिलाए, सब में डिस्ट्रीब्यूट किया और ऐसा करवाया। ट्रायल एंड एरर और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसे ही चल रहे थे, बस रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सारे खेल रहे थे, ट्रायल एंड एरर के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट वाले खुद खेल के फिर यहाँ गए थे, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकले थे। फिर हमने सर ये भी देखा था कि रेसिप्रोकल के तीनों से आंसर जो वो लगभग सेम आता है, अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, पॉइंटों में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, क्योंकि हम लास्ट में उसमें फ्रैक्शन जो होता है वो बांट देते हैं। क्लियर है? मतलब 10 रुपये 20 रुपये का ऐसा फर्क आएगा, बाकी यूँ देखे तो आंसर सेम आएगा। फिर सर उसके बाद में सारे डिपार्टमेंट में खर्चे हो गए थे, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। हाँ सर, फिर जॉब के अंदर चार्ज करने की कोशिश की, जॉब प्रोडक्ट के अंदर चार्ज करने की कोशिश की। सर उसमें क्या किया, हाँ अलग अलग मेथड थे। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल था, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस था, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट था, और लेबर और रेट था, मशीन और रेट था, और आउटपुट यूनिट रेट था या यूनिट रेट था, आउटपुट के हिसाब से रेट था। ठीक है सर। फिर आपने छोटा सा एक इलस्ट्रेशन अभी अभी जस्ट, मतलब ये ताज़ा ताज़ा एकदम, वो भी पूछा कि लेबर और रेट कहाँ इस्तेमाल किया जाए, मशीन और रेट कहाँ इस्तेमाल किए। तो मशीन और वहाँ यूज करो जहाँ ज़्यादा काम मशीन से होता है, लेबर और रेट वहाँ यूज करो जहाँ ज़्यादा काम लेबर और से होता है। ठीक है सर। यहाँ तक का ओवर रेट के अंदर हमें कोनो दिक्कत नहीं। सर एक बात और कही थी आपने, डीप थॉट, डीप थॉट आप भूल गए। हाँ सर, क्या डीप थॉट क्या था कि साडा कुत्ता कुत्ता ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कहलाएंगे, जबकि सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे, ओवरहेड कहलाएंगे। समझ आ रही बात? क्लियर है? क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हुए भी कोई फाइनल प्रोडक्ट से उनका डायरेक्टली रिलेशन नहीं होता है, तो वो एक तरीके से वापस इनडायरेक्ट बन जाते हैं। समझ आ रही बात? क्लियर है? ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ी। तो उसके हिसाब से हमने कहा था वेरिएबल कॉस्ट एक्चुअल के हिसाब से बांटे जाते हैं, और फिक्स जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से। एक अपन एग्जांपल भी लिया था 1,10,000, 11,000 और 9,000 के हिसाब से, कि हमें साल के शुरुआत में पता नहीं होता है। क्लियर है सर? यहाँ तक हमें अभी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बातें हमें समझ आ गई, यहाँ तक की बातें हमें समझ आ गई। अब ये जो है ये इतना पोर्शन हम और कर लेते हैं, ताकि
ये हम पहले ये वाला कर लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, चलो इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे, शुरुआत में देखेंगे ताकि आप ताजे रहोगे। अभी ये जो है ये समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट्स। ओवरहेड रेट्स कितने तरीके की हो सकती है, कैसी कैसी हो सकती है, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल रेट। ये क्या होता है, देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो सर आपने मशीन और लिए, लेबर और लिए, और ओवरहेड वगैरह लिए या आउटपुट वगैरह लिया, ये सर कौन सा लिया, मतलब सर ये बजटेड लिया आपने या एक्चुअल लिया। हमने कहा यार बजटेड लिया या एक्चुअल, मतलब उन्होंने कहा देखो ये 1800 घंटे काम होगा, ये अगर आप होगा बोल रहे हैं तब तो आप बजटेड ले रहे हैं क्योंकि आप साल के शुरुआत में ले रहे हैं। अब क्योंकि सर एक रेट आपको साल के शुरुआत में चाहिए कि ताकि उसके हिसाब से आप चार्ज करो। हमने कहा, उन्होंने कहा कि ईयर एंड होगा तो आप एक एक्चुअल रेट भी निकालोगे। हमने कहा पता तो करेंगे भाई हमने कितना चार्ज किया और किस रेट से चार्ज करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तो मतलब वहाँ पर आप एक्चुअल डाटा यूज करोगे, एक्चुअल देखोगे एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ। हमने कहा हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो, वाह यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में तो ये आपके दो तरीके की तो रेट हो गई, समझिएगा। तो ये पहली रेट नॉर्मल रेट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअल ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्चुअल बेस। सर बेस का मतलब क्या, अगर आप मशीन और रेट ले रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्चुअल मशीन और, अगर आप लेबर और रेट कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्चुअल लेबर और। ठीक है सर, अगर आप एक्चुअल में वो जो है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वगैरह कर रहे हो तो एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल, अगर परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस कर रहे हो तो एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस, इस तरीके से करोगे। सर तो ये प्री डिटरमाइन रेट क्या होती है, प्री डिटरमाइन कह दो, इसको प्यार से तुम चाहो तो बजटेड कह दो। तो यहाँ पर क्या होगा बजटेड ओवरहेड, ये साल के शुरुआत में निकालोगे कि हमने बजट बनाया कि भाई कितना खर्चा होगा और उसके हिसाब से हमने एक डिवाइड किया बजटेड बेस से। बजटेड बेस का मतलब वही मशीन और लेबर और जो भी है। तो यहाँ पर अगर बजटेड लिया तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये हमारा बजटरी रेट या प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। ठीक है सर समझ आया, दोनों वर्ड समझ आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। उसके बाद में ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, उसके बाद में ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। अभी तो आपको ब्लैंकेट का ज़्यादा वर्ड समझ आएगा नहीं है ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का, लेकिन आपके जीवन में आगे जो पढ़ा होंगे उसके बाद में आपको जरूर समझ आएगा। ब्लैंकेट का मतलब क्या है, ओवरऑल पूरे फैक्ट्री की एक ही रेट, ओवरऑल फैक्ट्री की एक ही रेट। देखिए बात गहरी कहने जा रहा हूँ, आपको समझ आ जाए तो एक आहा और वाह पहुंचाइएगा। ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है, ये दोनों साथ में एक ब्लैंकेट में है और इन दोनों के लिए एक ही रेट कैलकुलेट की जाए तो उससे हम क्या कहेंगे ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। तो उससे क्या कहेंगे ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड लेंगे, पूरी फैक्ट्री का ओवरहेड लेंगे डिवाइडेड बाय फैक्ट्री का ही बेस लेंगे। समझिएगा कैसे, यहाँ पर जैसे डिपार्टमेंट ए में खर्चा हुआ ओवरहेड जो वो 40,000 है और इसमें 50,000, और शायद सपोज अपन मशीन और रेट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे 4,000 हुआ और यहाँ पर हुआ 10,000। तो हम क्या कहेंगे कि टोटल ओवरहेड कितने हुए 90,000 और टोटल मशीन और कितने 14,000। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 14,000 64.28 पर और यही जो है रेट यूज करेंगे तो इसमें कितना चार्ज करेंगे 4,000 इंटू 64.28 और इसमें कितना करेंगे 10,000 इंटू 64.28।
क्लियर है। तो ये क्या हो गई, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, मतलब पूरी फैक्ट्री के लिए एक ही ओवरहेड रेट हमने कैलकुलेट की। ठीक है सर। डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, इस डिपार्टमेंट की रेट अलग कैलकुलेट करो, इस डिपार्टमेंट की रेट अलग कैलकुलेट करो। मतलब ये कहेगा कि तू तेरे घर जा, मैं मेरे घर, और तुम तुम्हारी रेट कैलकुलेट करो, मैं मेरी करूँ। 40,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 4,000 मतलब ये कितना हो गया 10, और यहाँ पर कितना हो गया 50,000 डिवाइडेड बाय 10, 5 हो जाएगा, सॉरी। तो ये कितना चार्ज करेगा, ये 4,000 इंटू 10 के हिसाब से करेगा, ये 10,000 इंटू 5 के हिसाब से, जो जितनी जॉब आएगी उसके हिसाब। तो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट के अंदर क्या होगा, एक ही ओवरहेड रेट होगी पूरी फैक्ट्री के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि डिपार्टमेंटल ओवरहेड, एक डिपार्टमेंट के कितने ओवरहेड, डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंटल बेस। क्लियर है। देखिए एक एक बार रिवाइज आप करते जाइए, अच्छे से रिवाइज करते जाइए। जैसे ही आपके एग्जाम नज़दीक होंगे, हम हर चैप्टर के लिए आपके लिए एक 10 मिनट की रिवीजन क्लिप लेके आएंगे, जिसके अंदर 10 मिनट के अंदर, जैसा अभी आज ओवरहेड के अंदर हमने रिवाइज किया था ना, बस वैसा 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर ओवरहेड के अंदर जो जो पढ़ा था वो हम फटाफट 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 रिविजन करेंगे। क्लियर है। लेकिन वो करने के लायक आप तब हो पाएंगे जब आप ये एक बार अच्छे से कर चुके होंगे, अच्छे से समझ चुके होंगे, तो आप वो वाला जो लेक्चर है वो आप समझ पाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका यूँ समझ लीजिए पूरा कॉस्ट रिवीजन के अंदर 2 घंटे आपके लगेंगे मैक्सिमम, उसके अंदर आप सारा रिवाइज कर पाओगे, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद में मशीन और रेट, देखिए दो है, पहले तो इनको देख लेते हैं, मशीन, डायरेक्ट मशीन और रेट और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन और रेट। डायरेक्ट मशीन और रेट का मतलब क्या है, डायरेक्ट ओवरहेड ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय मशीन। अरे सर ये तो मतलब नाम से ही पता चल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखो मशीन का डायरेक्ट मशीन से रिलेटेड जो खर्चे, मशीन का इंश्योरेंस करवाया, मशीन ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, सिर्फ वही खर्चे हम अगर कंसिडर कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय मशीन और रेट कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो सर कॉम्प्रिहेंसिव क्या हो जाएगा, वहाँ पर डायरेक्ट मशीन ओवरहेड प्लस इनडायरेक्ट मशीन ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन। सर यहाँ पर इनडायरेक्ट के अंदर कैसे हो गया, जैसे सुपरवाइजर, अब वो जो है एक सुपरवाइजर है जो 6 मशीनों को देखता है, तो पर्टिकुलरली ए मशीन से रिलेटेड है क्या, नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो ए को भी देख रहा है क्या, हाँ, तो उसका कुछ खर्चा ए में भी जाना चाहिए क्या, हाँ, तो वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट मशीन ओवरहेड। समझ पा रहे हो, मशीन से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चा, अगर उसको भी जोड़ के आप रेट कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सामूहिक, एक तरीके से पूरी जुड़ी हुई, मतलब उसमें सब चीजें कंसिडर की जाए। क्लियर है। इसके ऑपरेटर का वेजेज 20 में ऐड किया जाए या नहीं किया जाए, इसके ऊपर दो अप्रोच है, कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं कि ऐड किया जाए और कुछ लोग कहते हैं नहीं किया जाए। हमें क्या करना है सर, कुछ भी कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा, तो दोनों अप्रोच रहती है। और वैसे एग्जामिनर जो है वो ऐसी सिचुएशन में फंसने से दूर रहता है, और अगर फंसता है तो उस केस के अंदर वो आपको कुछ न कुछ हिंट जरूर देता है। अब आता है 2 टियर रेट। समय की सीमा को देखते हुए काम करें तो हम ज़्यादा सही रहेगा। हम्म, 10 मिनट है, देखते हैं, ये वाला तो पोर्शन कर ही देते हैं, 2 टियर रेट। देखिए समझिएगा, सपोज एक अपनी मशीन है, उसके ऊपर क्या होते हैं, फिक्स खर्चे लगते हैं और वेरिएबल खर्चे लगते हैं। जैसे हमने एक बात की उस मशीन की, तो फिक्स खर्चे उसमें लगते हैं 5,000 और वेरिएबल खर्चे लगते हैं उसमें 10,000। सर ठीक है। उस मशीन का रनिंग टाइम जो है वो मान लीजिए
देखिए 2 टियर रेट हो गया और ये वाला पोर्शन हो गया। ये पूछे कम जाते हैं, ये पूछे कम जाते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत रेयर केस के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन 100% होनी चाहिए। आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको पता नहीं हो। तो इसको भी आप उतना ही सीरियसली समझे जितना बाकी को समझे। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो आपको थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा। लास्ट 10 मिनट है सेशन के, तो आप थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। रनिंग टाइम है सपोज 180 और सेटअप टाइम जो 20 आवर्स। इसको चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 18,000 और ये कर लेते हैं 2,000। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहता है कि ये जो रनिंग टाइम है, रनिंग टाइम का मतलब क्या हुआ और सेटअप टाइम का मतलब क्या हुआ। देखिए आप कंप्यूटर चालू करते हैं, जैसे स्टार्ट करोगे आप क्या होगा, कंप्यूटर पहले तो सीपीयू में आवाज आएगी गूं, फिर स्टार्ट हुआ, साइन इन किया, आया, फिर वो कर्सर यूं हिलता हुआ नजर आएगा। फिर आप राइट क्लिक करोगे, रिफ्रेश करोगे, राइट क्लिक करोगे, रिफ्रेश करोगे, F5 दबाओगे अगर आप थोड़े से और ज़्यादा होशियार है तो। हाँ सर, ये जो टाइम लगा आपने स्टार्ट का जब बटन प्रेस किया तब से लेके जब तक आपका कंप्यूटर रेडी हुआ तब तक का, ये क्या है, सेटअप टाइम। समझ आ रही बात। सुबह को आप उठे, उठते से क्या सीधा किताब में लगोगे क्या, नहीं लगना। अगर आप लगते हो तो भी नहीं लगे, ऐसा सीधा नहीं करें। आप क्या कीजिए, सुबह को उठिए, 5 मिनट अगर आप चाय वगैरह पीते हैं तो चाय लीजिए, या फिर अगर आप चाय वगैरह नहीं पीते, आप संत महात्मा किस्म के आदमी हैं, तो उस केस के अंदर 5 मिनट आप बाहर, सुबह को अगर जल्दी उठ रहे हैं तो आप 5 मिनट थोड़ा हल्का फिर घूम फिर लीजिए और फिर उसके बाद में पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो। या फिर आप सब्जेक्ट चेंज करते हो तो भी आप, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते से एक किताब ली और आता दूसरी ली, नहीं, 5 मिनट का बीच में ब्रेक दीजिए, ताकि आपने जो अभी तक पढ़ा वो दिमाग के अंदर पचे और उसके बाद में नया सब्जेक्ट जो है वो आपके दिमाग के अंदर जाए। क्लियर है। हाँ जी सर, समझ आया कि ये ऐसा होता है। यहाँ तक की बात समझ आई कि ये इस तरीके से सेटअप टाइम होता है। लेकिन सर उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या, तो देखिए हम ये मानते हैं कि जो फिक्स खर्चे होते हैं, डेप्रिसिएशन जो है वो उस वक्त भी लग रहा है जब मशीन सेटअप के अंदर है। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन उस वक्त भी लग रहा है जब मशीन सेटअप के अंदर है। लेकिन वेरिएबल ओवरहेड जो वो कब लगेंगे, वो तभी लगेंगे जब मशीन एक्चुअल में रनिंग है। रनिंग कब, जब कंप्यूटर हम एक्चुअल में यूज कर रहे हैं। समझ आ रही बात, क्लियर है यहाँ तक की बात। या फिर आप देखोगे फोटोकॉपी मशीन, जब सुबह को अगर शुरुआत के अंदर जल्दी से उठते से फोटोकॉपी मशीन पे जाओगे तो वो क्या कहेगा, बटन ऑन करके छोड़ेगा। आपने पूछा कि सर जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, लेट हो रहा है, वो क्या कहेगा, भाई साहब मशीन गर्म हो रही है। समझ पा रहे हो बात, मशीन गर्म हो रही है, तो वो मशीन गर्म हो रही है मतलब क्या हो रही है, सेटअप हो रही है। क्लियर है। तो ये क्या कहता है कि जो सेटअप टाइम है उसके अंदर जो वो सिर्फ फिक्स ओवरहेड लगते हैं, वेरिएबल ओवरहेड नहीं लगते। जब मशीन सेटअप हो रही है, क्या उस वक्त पेज यूज करेगा वो, नहीं, पेज यूज नहीं करेगा। वो मशीन अपने आप को इंस्टॉल कर रही है, एक बार वापस प्रिपेयर कर रही है। क्लियर है। तो ये क्या कहता है कि जो वेरिएबल ओवरहेड है वो कब लगते हैं, सिर्फ रनिंग टाइम में लगते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये वेरिएबल ओवरहेड जो है 18,000 वो सिर्फ रनिंग टाइम में लगते हैं, तो ये 180। तो उन्होंने कहा एक रेट इसके लिए करो, रनिंग आवर्स के लिए। हमने कहा 18,000 डिवाइडेड बाय 180, मतलब कि 100 रुपीज पर आवर। फिक्स ओवरहेड जो है कितने, 2,000, वो कब लगते हैं, हमने कहा कि वो सेटअप टाइम में भी लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, सेटअप टाइम में भी लगते हैं। इसका मतलब क्या, रनिंग में तो लग ही रहे हैं भाई। क्या मशीन चल रही तब डेप्रिसिएशन लग रहा है, हाँ। क्या मशीन जब सेटअप में तब लग रहा है क्या, हाँ जी, तब भी ये डेप्रिसिएशन जो लग रहा है। इस तरीके से जो भी फिक्स एक्सपेंस है जो लग रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 180 प्लस 20, ये कितना हो गया, 200। तो 2,000 डिवाइडेड बाई 200 कितना हो गया, 10 रुपये पर आवर। क्लियर है। अब पूछा जाए कि रनिंग टाइम में कितना खर्चा लगेगा, तो देखो रनिंग के अंदर क्या होगा, ध्यान से वापस सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं यहीं पे आज कंप्लीट करूंगा, ये वाला कॉन्सेप्ट इससे जस्ट रिलेटेड है, लेकिन मैं वो वाला नहीं करूंगा ताकि ये आपको अच्छे समझ आए।
रनिंग टाइम के अंदर वेरिएबल ओवरहेड लग रहे हैं क्या? हाँ जी। रनिंग टाइम के अंदर फिक्स ओवरहेड लग रहे हैं क्या? हाँ। तो रनिंग टाइम के अंदर खर्चा कितना होगा? ये भी होगा 100 रुपये पर आवर भी होगा और 10 रुपये पर आवर भी होगा, मतलब 110 रुपये पर आवर होगा। समझ आ रही बात? जब मशीन सेटअप में क्या वेरिएबल ओवरहेड लग रहे हैं क्या? नहीं, वेरिएबल ओवरहेड नहीं लग रहे हैं। तो क्या ये कंसिडर करेंगे क्या? नहीं। लेकिन फिक्स ओवरहेड लग रहे हैं क्या? हाँ जी। तो ये कंसिडर करेंगे क्या? हाँ। तो ये 10 रुपये पर। तो फिर रनिंग टाइम, जैसे कोई एक जॉब आया जिसके अंदर 10 घंटे मशीन रनिंग में थी और 2 घंटे सेटअप में थी, तो उसमें कितना लिखेंगे? 10 इंटू रनिंग के कितने 110 और 2 घंटे इंटू 10, इतना अमाउंट जो चार्ज करें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो कृपया करके अपने साथियों के साथ जरूर 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 इस इन्फॉर्मेशन को साझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, और अपने जो जो ट्रैक है उससे अभी एक बार आप इधर उधर नहीं हो। ये टाइम आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, ये टाइम आपके जीवन भर याद रहने वाला टाइम है। तो इस टाइम का सही से यूज़ कीजिए। हालांकि मुझे शायरी वैसे अच्छे से आती तो नहीं है, लेकिन एक शायरी मैं फिर भी सुनाऊंगा जो मैंने कहीं से सुनी है, किन्हीं और टीचर से ही सुनी है, या वो मैं कल के सेशन के अंदर ही सुनाऊंगा। चलो अभी एक बार आप पढ़िए अच्छे से, और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं तो नेक्स्ट सेशन के अंदर ज़रूर सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। सबसे बेहद ज़रूरी है खुश रहें। ये जीवन ऐसे ही चलेगा, ये परवाह है, चलता रहेगा। जैसा अभी चल रहा है वैसा आगे चलेगा, और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। सबसे ज़रूरी है खुश रहें, जो भी कर रहे हैं उसे हंसते खेलते मुस्कुराते हुए करें। जब आपको पता ही है पढ़ना है तो दुखी होकर भी पढ़ सकते हो और खुश होकर भी पढ़ सकते हो। तो कोशिश करें कि खुश होकर पढ़ें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, आप और अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।